हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय प्रदूषण विभाग। यहाँ से भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसमें कि सभी को मौका मिल रहा है। आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं या फिर बी टेक है, सबको मौका मिल रहा है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो सैलरी अलग अलग रहेगी। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो ये वेबसाइट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की, बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। सारे पे स्केल, अलावेंसेज वगैरह, भत्ते वगैरह सारे भारत सरकार के नियम के अधीन मिलेंगे। नोटिफिकेशन 36 पेजेस की है, तो जो हाईलाइट्स है वो कवर कर लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025। यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, इससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। पहले जो मेन मेन चीज़ें वो समझ लेते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि भारत सरकार का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। Online applications are invited from the eligible candidate for direct recruitment for various post on regular basis। तो रेगुलर बेसिस मतलब हो गया, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब हो गया कि जो ओपन रहता है सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट हैं इंटरेस्टेड पूरे भारत देश में, सबके लिए ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर मतलब परमानेंट हो गया, और ओपन कंपटीशन से मतलब कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह से सिलेक्शन करेंगे। एक दूसरे टाइप की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो होती है डिपुटेशन, मतलब बाहरी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, इंटरनली इस ऑर्गेनाइजेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करते हैं, तो वो डिपुटेशन वाली अलग होती है। ये रेगुलर है, परमानेंट है, पूरे भारत देश से फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 अप्रैल से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है, लेकिन मुझे तो 2-3 दिन पहले ही एडवर्टीजमेंट मिली। 28 अप्रैल तक अभी भी इंटरेस्टेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे पोस्ट हैं। ये जो साइंटिस्ट वाली पोस्ट है ये इंजीनियर्स के लिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप चेक करेंगे। मैं भी एक बार कवर कर ली, क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। इंजीनियरिंग के कई सारे ब्रांचेज हैं, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 to 35 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट है ना। यहाँ जो भी एज लिमिट यहाँ इस सेक्शन में लिखा हुआ है वो जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, आपके पास सर्टिफिकेट है प्रॉपर, तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर, बहुत सारे पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 4 वैकेंसी है। टेक्निकल सुपरवाइजर 5 वैकेंसीज है। असिस्टेंट, यहाँ से देखें जितने भी पोस्ट ना, ज़्यादा पोस्ट फ्रेशर के लिए हैं। ऊपर भी पोस्ट फ्रेशर के लिए 1-2 छोड़ के। असिस्टेंट 4 वैकेंसीज हैं, लेकिन अब जैसे असिस्टेंट है तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है। एज लिमिट भी अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए भी ठीक है, नहीं तो 27 ही रहता है अपर एज लिमिट। यहाँ पे 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए तो वैकेंसी नहीं है ज़्यादा। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी नहीं है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क को चेक कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 8 वैकेंसी है, जनरल में 4 है। 18 to 27 जनरल के लिए एज लिमिट है। तो अपर डिवीजन क्लर्क की क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट तो अच्छी है, बट 1 ही पोस्ट है। तो स्टेनोग्राफर 3 वैकेंसीज है केवल। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 वैकेंसीज है। लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है। फील्ड असिस्टेंट 1 एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ में 3। तो जो सबसे लास्ट वाला है ना, ये जनरल की सीट है, इसी में ज़्यादा है। यूआर मतलब अनारक्षित, इसमें कोई भी, जैसे कहीं पर है ना कि एससी में सीट नहीं है, तो ये अनारक्षित वाले सीट में सभी अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन मेन पोस्ट है ना, उनकी डिटेल्स कवर कर लेते हैं, जो सबके काम, मतलब 10th पास के लिए, 12th पास के लिए। जो भी एज ऊपर लिखा है वो जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट है तो ऊपरी आयु सीमा में 5 साल ऐड कर लीजिए, वो हो जाएगी अपर एज लिमिट। ओबीसी कैंडिडेट सभी के लिए, क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर, सभी के लिए 3 साल की, 3 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट है, तो 3 साल जोड़ लें। जो भी पोस्ट आप अप्लाई करेंगे उसमें 3 साल जोड़ के आप देख लें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो रहती है छूट 10 ईयर्स की मिनिमम। और जो महिलाएं हैं, जो विडो हैं, डाइवोर्सी वीमेन है, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए दिया हुआ है, तो वो चेक कर सकते हैं अगर ग्रुप सी के लिए अप्लाई करेंगे तो। चलिए अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पर
देख लेंगे। इसमें PWD कैंडिडेट्स की पेज नंबर 7 पे डिटेल्स है। तो जो PWD कैंडिडेट है वो देख लेंगे 7, 8, 9 पेज नंबर। क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 11 से, 11वीं पेज नंबर से। तो साइंटिस्ट में देखें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या BE/BTech कर सकते हैं अप्लाई। उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आर्टिफिशियल AI है, कंप्यूटर है, IT है। तो ये तो अच्छा है ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा है। अगर आप BE/BTech हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ME/MTech है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नेट वगैरह है तो प्रेफरेंस देंगे। लेकिन आप फ्रेशर हैं, BE/BTech मिनिमम BE/BTech होना होगा ये सारे स्पेशलाइजेशन में से किसी एक में, तो आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर नहीं देखेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए भी ठीक है, 1 ही पोस्ट है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो ये भी छोड़ देते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए। टेक्निकल सुपरवाइजर 3 साल का एक्सपीरियंस, ये भी छोड़ देते। चलिए अभी आते हैं अपने काम का जो है असिस्टेंट की पोस्ट। शायद 8 वैकेंसीज थी ना इसमें, या 5 जो भी थी वो ऊपर मैंने मेंशन किया है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, BA, BSc, BCom, BTech, कंप्यूटर साइंस से है, BCA है, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रतिशत अंकों चलेगा। अब इसमें सिर्फ आपको जो ना टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, उसके लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कि अभी आपके पास ये सर्टिफिकेट शो करो, ऐसा कुछ नहीं। आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो ये टेस्ट लेंगे क्योंकि, और ग्रेजुएट है, कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं कितने भी प्रतिशत अंकों के साथ, किसी भी विषय के साथ। तो असिस्टेंट वाली पोस्ट अच्छी है। अब ये अकाउंट असिस्टेंट वाली पोस्ट तो अच्छी है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। चलिए जूनियर ट्रांसलेटर में एक ही पोस्ट है तो क्या कवर करें उसे। ड्राफ्ट्समैन, तो जिनके ड्राफ्ट्समैन के लिए टेक्नीशियन वाली पोस्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट ठीक है पोस्ट, लेकिन 3 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अपर डिवीजन क्लर्क चेक करेंगे अब, क्योंकि जो फ्रेशर वाली पोस्ट है वो मैं कवर कर दी। तो कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, बस इतना ही। प्रतिशत अंक का प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रतिशत अंक से आप किसी भी विषय से स्नातक हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिग्री है आपके पास, टाइपिंग स्पीड है आपके पास, आप UDC अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 में ठीक है, बट एक ही पोस्ट था ना शायद, तो 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते। कोई भी 12th पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी 12th पास है और आपको स्टेनोग्राफी आती है। स्टेनोग्राफी के लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। जूनियर लेबोरेटरी, ये सब जो है ना फ्रेशर के लिए है। जूनियर मतलब एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं, फ्रेशर भी। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th जिन्होंने साइंस से किया या BSc किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कोई भी 12th, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th पास किया हुआ है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, और टाइपिंग स्पीड है हिंदी या इंग्लिश वाली, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग में 1 या 3 पोस्ट थे, लेकिन ये अच्छा इसमें ये कि 10वीं पास कैंडिडेट फील्ड असिस्टेंट के लिए, 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10th पास होना होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10th मिनिमम पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही हो गया। या फिर आपने 10वीं भी पास नहीं किया लेकिन आपके पास ये सब ट्रेड में सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, प्लम्बर, तो अगर 10वीं भी नहीं किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक टेस्ट लेंगे और फीस तो ले रहे हैं सबसे। 2 एग्जाम होंगे शायद, 2 आवर्स एग्जाम, 1 आवर एग्जाम, पता नहीं कितना टोटल कितना लेने वाले, वो तो आप अप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ये कुछ अजीब सा इन्होंने फीस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। 2 आवर एग्जाम, 1 आवर एग्जाम क्या है, मतलब हो सकता है कि किसी पोस्ट के लिए 1 आवर का एग्जाम है तो 500 ही लेंगे, किसी पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्जाम है तो 1000 लेंगे। और जो महिलाएं SC ST, किसी भी कैटेगरी की महिलाएं SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको भी 150 या 250 देना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा कैटेगरी है। तो मतलब एग्जाम की कैटेगरी से डिसाइड कर रहे हैं। अब एग्जाम किसके लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, कौन से पोस्ट के लिए 1 आवर का एग्जाम होगा, ये तो बताया नहीं। फॉर्म भरते समय ही आपको क्लियर होगा। एग्जाम का कुछ क्लियर नहीं किया है इन्होंने, कोई काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, और कुछ क्लियर तो किया नहीं है ऐसा कि एग्जाम कब लेंगे, कहाँ लेंगे वगैरह।
कैंडिडेट वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, केवल साइंटिस्ट बी का बताया। और कुछ पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क्स रखा है, कट ऑफ मार्क्स कि 35% लाना होगा जनरल को वगैरह। लेकिन क्या सिलेबस है वगैरह, फिर इसी चीज़ को हिंदी में लिख दिया इन्होंने, सिलेबस नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा बीटेक वाले 22 वैकेंसीज है, तो सिलेबस वगैरह नहीं दिया है। चलिए अभी देख लेते हैं। लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, इसमें आप जॉब्स यहाँ पर दिया हुआ ये देखें। ये जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके लिंक मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, लिंक मिल जाएगा। इसमें जॉब सेक्शन है, जॉब सेक्शन में आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट और अप्लाई लिंक मिलेगा।